नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स के इस यूट्यूब चैनल में मैं विकास बोपिनवार आप सबों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एमपीएससी फार्मेसी एग्जाम प्रिपरेशन के पार्ट 4 के तहत जी पैट संडे क्विज पार्ट 97 को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो चलिए आइए आज के इस शानदार सेशन को यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। वो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में ये क्लास हमने यहाँ पे लेके आए। तो देखिए यहाँ पे पूछा है, हु ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी द मेंबर ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। पीसीआई जिसे सेंट्रल काउंसिल बोलते हैं, उसका मेंबर कौन नहीं हो सकता है वो आपको बताना है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ साइंसेस डीजीएचएस, या फिर डायरेक्टर कंट्रोलर ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एनालिस्ट, या फिर डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। तो अगर आप देखेंगे सेंट्रल काउंसिल के बॉडी पे जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स मतलब पदसिद्ध अधिकारी जो होते हैं जिनके पास ये पद है, इसके लिए वो इस बॉडी के मेंबर है। ठीक है, जैसे डीजीएचएस है, इसके लिए वो इसका एक्स ऑफिशियो मेंबर है सेंट्रल काउंसिल का। डीसीआई है, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, इसके लिए वो इस बॉडी का एक्स ऑफिशियो मेंबर है। और डायरेक्टर सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी है, इसके लिए वो इसका एक्स ऑफिशियो मेंबर है सेंट्रल काउंसिल का। रही बात गवर्नमेंट एनालिस्ट की, तो ये एक्स ऑफिशियो मेंबर में शामिल है, लेकिन ये सेंट्रल काउंसिल के बॉडी पर नहीं आता है, ये स्टेट काउंसिल पर आता है। स्टेट फार्मेसी काउंसिल जो होता है उसके बॉडी पर गवर्नमेंट एनालिस्ट एज एक्स ऑफिशियो मेंबर बोल के काम करता है। ठीक है, तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा, ये नहीं आएगा सेंट्रल काउंसिल में, जिसे हम पीसीआई बोलेंगे, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, उसके बॉडी पर गवर्नमेंट एनालिस्ट नहीं आता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो यहाँ पे पूछा है, हु कैन होल्ड द ऑफिस फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 5 years एंड नॉट एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म एज अ मेंबर ऑफ काउंसिल। तो देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम जो कार्यकाल है वो किसका है 5 years तक। ठीक है, और वो एक्सटेंड भी नहीं हो सकता बियॉन्ड एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म एज अ मेंबर ऑफ काउंसिल। जब तक वो मेंबर ऑफ काउंसिल है तभी के लिए वो ऑफिस जो है 5 years तक होल्ड कर सकता है। ठीक है, अगर ये एक्सपायर हो जाएगा तो वो ऑफिस को भी होल्ड नहीं कर पाएगा, यानी मैक्सिमम जो है 5 साल के लिए वो ऑफिस को होल्ड सकता है। तो ऐसा मेंबर आपको बताना है काउंसिल के ऊपर का। तो यहाँ ऑप्शन देखिए, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल काउंसिल, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट काउंसिल, नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ सेंट्रल एंड स्टेट काउंसिल, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए ये क्वेश्चन हमने आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए बनाया है। तो जो भी प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट है, चाहे वो सेंट्रल काउंसिल के ऊपर हो, पीसीआई का हो या फिर स्टेट फार्मेसी काउंसिल का हो, दोनों लोग यहाँ पे 5 साल तक अपना ऑफिस होल्ड कर सकते हैं एज अ प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन अगर उनकी मेंबरशिप यहाँ पे खत्म हो जाती है, एज अ मेंबर ऑफ काउंसिल अगर उनकी खत्म हो जाती है, तो उनको ये प्रेसिडेंट वाला पद भी छोड़ना होता है, क्योंकि वो मेंबर नहीं रहे। ठीक है, तो वो बाद में री इलेक्ट होकर, री नॉमिनेट होकर के फिर से अपना जो रिमेनिंग पीरियड है 5 years के लिए वो कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात को याद रखिएगा, ये सारे लोग यहाँ पे 5 साल तक अपना ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ सेंट्रल एंड स्टेट काउंसिल, जो भी नॉमिनेटेड लोग हैं, इलेक्टेड लोग हैं, वो लोग भी यहाँ पे 5 साल तक अपना ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, और ये सभी लोगों को री नॉमिनेट, री इलेक्ट होने का यहाँ पे अधिकार है। तो यहाँ से ऑल ऑफ दिस करेंगे हम, ऑल ऑफ द अबो, क्योंकि इन सारे लोगों को 5 साल तक ऑफिस होल्ड करने का यहाँ पे अधिकार है, जो कि मैक्सिमम है दोस्तों। ठीक है, लेकिन वो उसका मेंबर रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे सवाल है, अ नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर ऑफ सेंट्रल काउंसिल। सेंट्रल काउंसिल जब भी बोल रहा हूँ तो पीसीआई है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर ऑफ सेंट्रल काउंसिल और स्टेट काउंसिल मे रिजाइन हिज मेंबरशिप एट एनी टाइम बाय राइटिंग टू। देखो जो भी यहाँ पे मेंबर है, चाहे वो नॉमिनेट होके आया हो, इलेक्टेड होके आया हो, चुन के आया हो, तो उसको अगर रिजाइन करना है तो उसने किसको लिखना चाहिए। ठीक है, तो स्टेट काउंसिल का हो या फिर सेंट्रल काउंसिल का हो, तो उसने रिजाइन करने के लिए किसको बताना चाहिए, किसको राइटिंग करना चाहिए। तो ऑप्शन में देखो, डीजीएचएस, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, प्रेसिडेंट ऑफ रिस्पेक्टिव काउंसिल, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ रिस्पेक्टिव काउंसिल, और एनी ऑफ द अबो। तो देखो जिसको भी यहाँ पे रिजाइन करना है तो उसने अपना जो रिजिग्नेशन है वो किसके पास देना होता है, प्रेसिडेंट ऑफ रिस्पेक्टिव काउंसिल। अगर वो सेंट्रल काउंसिल का मेंबर है तो उसने सेंट्रल काउंसिल के प्रेसिडेंट को देना है, और स्टेट काउंसिल का अगर वो मेंबर है तो उसने प्रेसिडेंट ऑफ अपने स्टेट काउंसिल के
जो भी प्रेसिडेंट है उनके पास अपना रेजिग्नेशन देना चाहिए। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही करेंगे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट एज पर फार्मेसी एक्ट 1948। सही वाला स्टेटमेंट हमें चुनना है। यहाँ पे स्टेटमेंट को देख लेते हैं। देखो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे पूछा है मेंबर ऑफ सेंट्रल काउंसिल कैन बी एलिजिबल फॉर द रीनॉमिनेशन एंड रिलेक्शन। देखो जो भी मेंबर ऑफ यहाँ पे सेंट्रल काउंसिल का है, अगर उसका कार्यकाल खत्म हो जाता है ना बिफोर 5 इयर्स, अगर वो यहाँ पे खत्म हो जाता है तो उसको रीनॉमिनेट करने का, री इलेक्ट होने का यहाँ पे एलिजिबल हो सकता है। क्या ऐसे पूछा है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल काउंसिल एंड स्टेट काउंसिल एक्ट एज चेयरमैन ऑफ रिस्पेक्टिव सेंट्रल एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव कमिटी। ठीक है, जो भी प्रेसिडेंट है यहाँ पे सेंट्रल काउंसिल और स्टेट काउंसिल का जितने भी मेंबर होते हैं उनमें चुनाव होता है अपने आप में, और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट वहां से चुना जाता है। तो यहाँ पे बोलना है जबकि वो प्रेसिडेंट है तो इसके लिए वो चेयरमैन भी होता है अपने एग्जीक्यूटिव कमेटी का। अगर सेंट्रल काउंसिल का है तो सेंट्रल काउंसिल के एग्जीक्यूटिव कमेटी का वो चेयरमैन है, या फिर स्टेट काउंसिल के लिए बात चल रही है तो स्टेट काउंसिल का वो अपने एग्जीक्यूटिव कमेटी का चेयरमैन होगा, ऐसे बोला है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे मेंबर्स ऑफ स्टेट काउंसिल कैन बी एलिजिबल फॉर द रिनॉमिनेशन एंड रिलेक्शन। जैसे यहाँ पे सेंट्रल काउंसिल के मेंबर्स यहाँ पे एलिजिबल है ऐसे बोला था, यहाँ पे भी वही बोल रहा है, लेकिन स्टेट काउंसिल के लिए स्टेट काउंसिल के जो भी मेंबर्स है वो एलिजिबल होते हैं रिनॉमिनेशन या रिलेक्शन के लिए, या फिर ऑल ऑफ द अबव आर द ट्रूथ स्टेटमेंट। देखो यहाँ पे भी आपका सबसे बड़ा कंफ्यूजन चला जाता है दोस्तों। जितने भी लोग यहाँ पे डिस्कस किए सभी को रीनॉमिनेट एंड री इलेक्शन करने का अधिकार है, और जो यहाँ पे प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट है, इसके लिए अपने आप वो अपने एग्जीक्यूटिव कमेटी का चेयरमैन होता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट को सही करेंगे क्योंकि सारे स्टेटमेंट यहाँ पे सही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो पूछा है हाउ आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल बाद द एजुकेशन रेगुलेशन ER shall take effect in the state from the date of constitution of state council। देखो ER जब इफेक्ट में आता है तब स्टेट गवर्नमेंट उसे इफेक्ट में लाता है। ठीक है, ऑफिशियल गैजेट में उसको जारी करता है, लेकिन उसके लिए कंसल्ट करना होता है स्टेट फार्मेसी काउंसिल को। ठीक है, सभी चीजें स्टेट फार्मेसी काउंसिल के साथ में कंसल्ट करने के बाद में स्टेट गवर्नमेंट ये एजुकेशन रेगुलेशन को इफेक्ट में लाता है। लेकिन ऐसे स्टेट में जहाँ पे स्टेट काउंसिल को कंस्टिट्यूट ही नहीं किया गया है, वहां पे आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स जो ER है वो कब तक इफेक्ट में आता है उस स्टेट में, फ्रॉम द डेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट काउंसिल। तो जब ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट काउंसिल हो जाए तो स्टेट गवर्नमेंट उसे कब तक इफेक्ट में लाता है, कितने साल बाद, ये पूछा है यहाँ पे। तो ऑप्शन देखिए 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स या फिर 5 ईयर्स। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ये ER उस स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट काउंसिल के जो भी डेट है उसके 3 साल बाद इफेक्ट में आता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से सही जवाब होगा 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स। और हाँ दोस्तों, हमारे फार्मा नोट्स की जो PDF मेंबरशिप है उसे आप लोगों ने आज ही ज्वाइन करना है बाय कंट्रीब्यूटिंग ओनली 999 रुपीज़ दोस्तों। ये कंट्रीब्यूशन आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऐप से कर सकते हो, जैसे फ़ोनपे, गूगल पे या फिर पेटीएम से। इसके लिए हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिएगा 8087339648 पर। जैसे आपका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से लिंक किया जाएगा, वहां पे आपको ये सारा मटेरियल PDF के फॉर्म में मिलता रहेगा दोस्तों, और हर वीकली उसे अपडेट भी किया जाएगा, और इसके बाद आपसे कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं लिया जाएगा दोस्तों। ये आपके लाइफ टाइम के लिए कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनके साथ में इसे ज़रूर शेयर करें, ताकि हम यहाँ पे इंटरटेनमेंट के साथ में पढ़ाते हैं, यहाँ पे पूरी आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें जान डाल देते हैं दोस्तों, और आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई लेवल तक जाता है। जो भी आपका गोल है आप उसे इजीली अचीव कर पाते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो यहाँ पे पूछा है इन केस ऑफ विथड्रॉवल ऑफ अप्रूवल ऑफ इंस्टीट्यूट और अथॉरिटी एज पर फार्मेसी एक्ट 1948। देखो जो भी इंस्टीट्यूट होता है, अथॉरिटी होती है जहाँ पे कोर्स ऑफ स्टडी चलता है, या फिर जो भी उनके एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हैं, तो वो सही जगह है उस कोर्स को कंडक्ट करने के लिए। वहाँ पे वो सारे इक्विपमेंट प्रोवाइडेड है जो प्रैक्टिकल के लिए, थ्योरी के लिए लगते हैं, जितना स्टाफ चाहिए है, तो सारी रिक्वायरमेंट वहाँ पे है। एग्जामिनेशन कंडक्ट कर सकता है वो इंस्टीट्यूट और अथॉरिटी, तो उसको इंस्पेक्शन करने के बाद ही सेंट्रल काउंसिल से एक अप्रूवल मिलता है। अब यहाँ पे बात चल रही है उस अप्रूवल का विड्रॉल होने की। अगर वो अप्रूवल यहाँ पे खारिज किया जाए, विड्रॉल ऑफ अप्रूवल ऑफ इंस्टीट्यूट और अथॉरिटी एज पर फार्मेसी एक्ट 1948, तो जाहिर सी बात है उन लोगों ने कुछ तो
कमियां होंगी, खामियां रही होगी, तो उसके बाद में उसका अप्रूवल यहाँ पे निकाला जा रहा है। तो द सेड इंस्टीट्यूशन और अथॉरिटी शुड मेक द रिप्रेजेंटेशन इन हाउ मेनी डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ सच नोटिस एंड फॉरवर्ड टू द सेंट्रल काउंसिल थ्रू द स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे पूछा है कि वो जो इंस्टीट्यूट है, अथॉरिटी है, जिसका अप्रूवल यहाँ पे विड्रॉ हो चुका है सेंट्रल काउंसिल से, तो उसने कितने दिनों के अंदर रिप्रेजेंटेशन करना जरूरी है फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ सच नोटिस, जो ये विड्रॉल ऑफ अप्रूवल का नोटिस आया है तब से कितने दिनों के अंदर उसने रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए सेंट्रल काउंसिल को थ्रू द स्टेट गवर्नमेंट, अपने अपने स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सेंट्रल काउंसिल तक उसने वो रिप्रेजेंटेशन भेजना है कितने दिनों के अंदर, ताकि उसका अप्रूवल जारी रहे, उसका जो कोर्स ऑफ स्टडी है वो जारी रहे, एग्जामिनेशन जो कंडक्ट कर रहा है वो जारी रहे, तो वो बंद ना हो दोस्तों। तो इसके लिए कितने दिनों के अंदर उसे रिप्रेजेंट करना है तो वो बताइएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, 120 डेज। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 2 मंथ्स के अंदर अंदर उसको रिप्रेजेंट करना जरूरी है। तो यहाँ से ऑप्शन बी को हम टिक कर देते हैं। 2 मंथ्स का मतलब होता है 60 डेज, यहाँ पे 60 डेज के भीतर उसको रिप्रेजेंट करना जरूरी होता है अपना कोर्स ऑफ स्टडी चलाने के लिए, ठीक है, उसका अप्रूवल जारी रखने के लिए। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, हाउ मेनी कॉपीज ऑफ रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट मतलब जो भी उसका रजिस्टर होता है, जैसे फार्मासिस्ट हो गया तो उसका नाम एक रजिस्टर में लिखा जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट काउंसिल के द्वारा वो मेंटेन किया जाता है। तो वो रजिस्टर की बात चल रही है। हाउ मेनी कॉपीज ऑफ रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट हैव बीन सप्लाइड बाय एवरी स्टेट काउंसिल फॉर अ स्टेट to the central council as soon as after 1st April of every year। तो ये जो स्टेट काउंसिल के द्वारा मेंटेन किया हुआ रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट है, तो वो उस स्टेट के लिए सेंट्रल काउंसिल तक जमा कराना होता है। तो वो कितने कॉपीज में जमा करा जाना चाहिए ये पूछा है। और ये कब जमा किया जाता है? एज सुन एज आफ्टर द 1st April ऑफ एवरी ईयर। हर साल के 1 अप्रैल के बाद ही इसे सबमिट किया जाता है स्टेट काउंसिल की तरफ से सेंट्रल काउंसिल को, ठीक है। तो ये कितने कॉपीज में सबमिट किया जाना चाहिए? तो ये ऑप्शन देखिए 2 कॉपीज, 7 कॉपीज, 5 कॉपीज या फिर 3 कॉपीज। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ये पूरे 5 कॉपीज में रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट सेंट्रल काउंसिल की तरफ जमा हो किया जाना चाहिए हर साल के 1 अप्रैल के बाद में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे सवाल देखते हैं। पूछा है एनी पर्सन willfully obstructing an inspector in the exercise of powers conferred on him by or under the Pharmacy Act 1948 और एनी रूल्स मेक देयर अंडर शाल बी पनिशेबल विद। देखो, जो भी इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन कर रहा है उसके काम में अगर कोई दखल अंदाजी देता है, कोई इंसान उसके काम में अगर दखल अंदाजी देता है, उसके एक्सरसाइज और पावर्स में रुकावट लाता है, तो इस एक्ट के तहत उस इंसान को क्या पनिशमेंट हो सकती है वो बताना है आपको। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, इम्प्रिजनमेंट फॉर अप टू 3 months एंड फाइन ऑफ 1000 रुपीज, या फिर बोथ, इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 months और फाइन ऑफ 2000 रुपीज और बोथ, इम्प्रिजनमेंट अप टू 9 months और फाइन ऑफ 1500 और बोथ, या फिर इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 months और फाइन ऑफ 1000 रुपीज और बोथ। देखिए, अगर इंस्पेक्टर के कामों में दखलंदाजी लाने वाला इंसान है तो उसको पनिशमेंट हो सकती है, ये ऑप्शन डी को याद रखिए। यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट यानी जेल हो सकता है 6 month के लिए, या फिर फाइन लगता है 1000 रुपीज का, या फिर दोनों, 6 महीने का जेल होगा और 1000 रुपये जुर्माना लगेगा। ये दोनों भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आपको पूरा सेशन अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। और हाँ, उन लोगों से मेरी दिल से दरखास्त है, गुजारिश है, जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा दोस्तों। इससे होता क्या है कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपको यूं ही लाभ होता रहेगा। दर बदर आपकी स्टडी जो है वो बढ़ती रहेगी दोस्तों, आपको मज़ा आता रहेगा। तो कोशिश करिएगा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।